अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 4 है विच इज़ सेल साइकिल, इसके एमसीक्यूज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन ए है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप उसमें से एक आपका जो राइट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये आपका बोर्ड पैटर्न होता है, यही आपके बुक के एमसीक्यूज़ का भी पैटर्न है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 आपका है, इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन सेल। कि सेल के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ कब अकर होती है, कब पाई जाती है। जब हम बात करें कि कौन सी फेज़ होगी सेल साइकिल की। सेल के बारे में अगर बात करें तो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 3 विच इज़ होल अबाउट सेल। ठीक है, उसका नेम भी सेल था और उसमें सारा आपने जितनी ऑर्गेनाइज जो कुछ पढ़ा वो सेल के बारे में था। ठीक है, सेल किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, हम ह्यूमन बींग्स का सेल हो सकता है, बट किसी का भी सेल हो सकता है। उसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है, ठीक है, कौन सी फेज़ के अंदर होती है, सेल साइकिल की। अब फेज़ क्या होती है, फेज़ आप कह सकते हैं लफ्ज़ी अगर इसके मायने देखा जाए तो आप कह सकते हैं कोई भी हालत किसी भी चीज़ की, जैसे आप कहते हैं ना कि सॉलिड फेज़ है, लिक्विड फेज़ है, गैस फेज़ है, इस तरह से। और सेल साइकिल की बात करें तो साइकिल आप लोगों के पास ऐसे जैसे समझ लें एक चीज़ का चक्कर होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट से लेकर उस पॉइंट के गिर्द रोटेट करना, जैसे आप समझ लें किसी गाड़ी का टायर है, किसी बस का टायर है, किसी बाईसाइकिल का, ठीक है, बाइक का टायर है, तो आप देखते हैं वो भी लगातार, ठीक है, कंटिन्यूसली इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है। मज़ीद सादा अल्फाज में देखें तो सेल साइकिल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिपीट होना बार बार। ठीक है, साइकिल मतलब होता है बार बार चलना, बार बार रिपीट होना। अगर हम इसके एमसीक्यूज़ देखें तो 4 आप लोगों के पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एम फेज़, बी है आप लोगों के पास एस फेज़, सी है G1 फेज़ एंड डी है G2 फेज़। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये क्या चीज़ें हैं, मतलब आप कहते होंगे एम है, एस है, G2, G1, क्या ABC का एक यहाँ पे पैटर्न दे दिया गया है, तो ये क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो एम फेज़ है, एम का मतलब होता है, ये लफ्ज़ ना माइटोसिस से निकला है। ठीक है, आप इसको माइटोसिस फेज़ कह सकते हैं, आप इसको माइटोटिक फेज़ कह सकते हैं। बी में जो आप लोगों के पास एस फेज़ है, आप लोग इसको सिंथेसिस फेज़ कह सकते हैं, यानी कि जिसमें किसी भी चीज़ की तैयारी होती है। ठीक है, इसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, इसको हम माइटोसिस फेज़ कहते हैं। G1 फेज़ को आप गैप 1 फेज़ कह सकते हैं, G2 फेज़ को आप गैप 2 फेज़ कह सकते हैं, या फिर इसको फर्स्ट गैप फेज़ भी कहते हैं, इसको हम सेकंड गैप फेज़ भी कहते हैं, या फिर हम G का मतलब तो बस गैप ही होता है। 1 वाले को हम फर्स्ट कह सकते हैं, यानी कि गैप फर्स्ट फेज़, G का मतलब फिर गैप और 2 का मतलब सेकंड। ठीक है, गैप सेकंड फेज़ या फर्स्ट गैप फेज़ या सेकंड गैप फेज़, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। G1 और G2 भी सिंपली कह सकते हैं। अब ऑप्शन आपके पास ये थी कि सेल के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है, वो कौन सी ऐसी फेज़ होती है, तो इसका राइट वन ऑप्शन आप लोगों के पास सी है विच इज़ G1 फेज़। आपके माइंड में आता होगा कि G1 फेज़ ही क्यों राइट वन आंसर है। उसकी वजह ये है कि बाकी तीनों फेजेस पर आपकी बुक की स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि ठीक नहीं मानी जा सकती। मैं आपको ये बता देती हूँ कि एम फेज़ माइटोसिस फेज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, माइटोसिस में सेल की डिवीजन होती है और सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ का तो कोई यहाँ पे सीन या प्रोसेस नहीं हुआ, तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत माना जाता है। एस फेज़ जिसको आप सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली आप लोग के पास जेनेटिक जो आप लोगों का मटेरियल होता है उसकी डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम वगैरह डुप्लीकेट होते हैं। उसके साथ आपके पास जितना डीएनए का मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता है। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G2 फेज़ की बात करें तो G2 फेज़ एक ऐसी फेज़ है जहाँ पर सेल अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, बाद में जाके कहीं माइटोसिस होती है, तो ये सारे जो हमारे पास फेजेस हैं वो सारी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें G1 फेज़ की, तो G1 फेज़ एक ऐसी फेज़ है जिसके अंदर सेल का साइज़ बढ़ता है, मीन्स उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, और साथ में वहाँ पे प्रोटीन वगैरह भी सिंथेसिस होती है, तो आप लोगों के पास सी इस तरह से राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मैक्सिमम ग्रोथ का केस जब भी पूछा जाए तो वो G1 फेज़ में ही होता है। इसके साथ ही अब हम सेकंड जो हमारा एमसीक्यूज़ है प्यारे बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ बहुत आसान है, ये आप लोगों को अभी पता भी चल जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह उसके बाद आपको इनमें कोई मसला या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सेकंड एमसीक्यूज़ आपके पास ये है कि इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की ऐसी कौन सी फेज़ है, विच का मतलब होता है कौन सी। ठीक है, फेज़ आपको बताया कोई भी हालत, जैसे सॉलिड फेज़ होती है, लिक्विड फेज़ होती है, पानी वाली, गैस वाली, या फिर सॉलिड की जो सख्त फेज़ होती है। इस तरीके से सेल साइकिल भी एक ऐसी फेज़ है। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर सेल साइकिल चल रहा होता है तो उसके अंदर ये फेजेस भी चल रही होती हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेट, ठीक है, क्रोमोसोम कब डुप्लीकेट होते हैं भाई, ऐसी कौन सी सेल की फेज़ है, क्या क्या माइटोसिस हो सकती है, नो। आपको बताया ना, माइटोसिस में एम फेज़ हो या माइटोसिस हो, इसमें सेल क्या करता है, सेल डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। माइटोसिस की बात हो रही है ना, माइटोसिस में दो, फिर मियोसिस की बात करेंगे, फिर उसको आगे चलकर ही डिस्कस करेंगे। क्या G1 फेज़ में ऐसा हो सकता है क्रोमोसोम डुप्लीकेट, नो, ग्रोथ बढ़ती है, वहाँ पर साइज़ बढ़ता है।
ठीक है, ग्रोथ मैक्सिमम होती है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें G2 फेज़ की, तो क्या इसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि G2 फेज़ के अंदर हमारे पास अभी सेल तो खुद को प्रिपेयर कर रहा है, बाद में जाके कहीं माइटोसिस होगी तो फिर ही कहीं जाके क्रोमोसोम की डुप्लीकेट होगी। तो एस फेज़ इज सिंथेसिस फेज़, ठीक है, जिसको आप सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, पूरे का पूरा जो आप लोगों के पास डीएनए होता है वो रेप्लिकेट कर जाता है, ठीक है। एस फेज़ आप याद रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन डी ठीक होगा सेकंड एमसीक्यूज़ के अंदर। थर्ड एमसीक्यूज़ जो आप लोगों के पास है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। इतने सारे एमसीक्यूज़ जो आपको दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है जो नीचे आपको दर्ज झैल में 4 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उनमें से माइटोसिस की खसूसियत कौन से वाला नहीं रखता है। तो पहला वो इट का मतलब यहाँ पे माइटोसिस को मुराद ले रहा है, ठीक है, कि हम इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, बिल्कुल ये ठीक है। इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, तो बिल्कुल ऐसा ही तो होता है माइटोसिस के अंदर, ये चीज़ें आप माइटोसिस वाले टॉपिक में पढ़ कर आए हैं। एमसीक्यू सी की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल। क्या आपने कभी माइटोसिस में ये पढ़ा था कि क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है? नो, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जिस लेवल पर भी माइटोसिस का टॉपिक पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सेकंड ईयर में पढ़े हैं, एमडी कैट में पढ़े हैं, जहाँ कहीं भी पढ़े हैं, अगर आप बायो को कंटिन्यू करते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर माइटोसिस में कभी भी हाफ नहीं होता, ऑलवेज सेम रहता है, ठीक है। माइटोसिस के केस में ये याद रखिएगा, माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहता है, यही तो इसकी खसूसियत नहीं है, यही तो माइटोसिस की करेक्टरिस्टिक में नहीं आता है, ये गलत है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज जो है ठीक माना जाएगा अकॉर्डिंग टू योर बुक स्टेटमेंट। ऑप्शन डी आप लोगों के पास ये था कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, क्या माइटोसिस अकर होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, तो ये भी आप लोगों के पास यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। आप लोगों के पास माइटोसिस से तो ठीक है ये स्टेटमेंट, लेकिन माइटोसिस के हवाले से जो गलत स्टेटमेंट है वो यही है कि क्योंकि माइटोसिस में हमेशा क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर हम इसको टू द पॉइंट और समराइज़ करें इस क्वेश्चन को, उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है प्यारे बच्चों कि माइटोसिस की करैक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल में भी होती है, माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं और माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास हमेशा 2 डॉटर सेल बनते हैं। कितने? 2 डॉटर सेल बनते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कभी भी हाफ नहीं होता, ये याद रखिएगा, माइटोसिस में हमेशा सेम रहता है, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये माइटोसिस की खसूसियत नहीं है, ये यहाँ पर गलत लिखी हुई है। 4 एमसीक्यूज आपके पास ये है कि एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस की ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं इन द सेंटर, ठीक है, सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में लाइन अप होते हैं। अब लाइन अप का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपका। लाइन अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज़ का बनना, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट होना, सीक्वेंस, ऑर्डर या फिर अलाइनमेंट। ऑप्शन ए आप लोगों के पास यहाँ पर है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज, ऑप्शन डी है टीलोफेज। तो राइट वन ऑप्शन तो आपके पास बी है, लेकिन क्यों है मैं आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ। लाइन अप कहा है उसने क्रोमोसोम को, ठीक है, मैंने इसके डिफरेंट लफ्ज़ भी आपको बताए हैं कि हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, क्रोमोसोम किस तरीके से लाइन अप होते हैं सेंटर में, यहाँ आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ऐसे ही होता है, पहले प्रोफेज आती है, फिर मेटाफेज आती है, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। यहाँ पर थोड़ा मैंने इसको आपको, चलिए इसके बाद में बात करेंगे। खैर हमारा अभी आंसर क्या है? मेटाफेज। तो मेटाफेज में आप लोग ये देख रहे हैं क्रोमोसोम कैसे एक लाइन में, एक तरतीब में, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन हुई है, इनकी अरेंजमेंट हुई है, ठीक है, इनका एक सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा होगा, एक अलाइनमेंट नज़र आ रही होगी, इस तरीके से यही उसने पूछा है। तो ये क्या प्रोफेज में नज़र आ रही है आपको? क्या एनाफेज में ऐसा एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस नज़र आ रहा है? दिस इज़ एनाफेज, ठीक है। और ये तो वैसे ही थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर किया है। तो हमारे पास इसलिए हम कहते हैं मेटाफेज। हमारे पास आपका जो MCQs 4 है उसमें राइट आंसर है विच इज़ ऑप्शन बी, मेटाफेज। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन आपका जो 5 है आपकी बुक का स्टेटमेंट। आपके पास MCQs आपका जो 5 है उसकी ये है कि इफ़ यू ऑब्जर्व अ सेल, अगर आप कोई भी सेल ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी आम आँख से देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, या माइक्रोस्कोप में या कहीं पर भी आप कोई सेल ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ रिफॉर्मिंग, अगर वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले समझ रहे हैं, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, वो सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मीन्स टू से डैट ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। और आप जानते हैं ना सेल के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाकी भी जितनी ऑर्गेनेलिज हैं ये सारी सेल के अंदर ही पाई जाती है, ये आप चैप्टर 3 में
आई होप सो कि अच्छे से समझ कर आ चुके हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की बात कर रही है और न्यूक्लियस हमेशा सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हम चैप्टर भी तो सेल साइकिल ही पढ़े हैं, सेल वाला। इस रीफॉर्मिंग, अब रीफॉर्मिंग का मतलब बता देती हूँ आप लोगों को। रीफॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होना, मीन्स चेंज होना, ठीक है, तब्दील होना, किसी भी चीज़ का चेंज होना, इंप्रूव होना, किसी भी चीज़ में इंप्रूव आना, चेंज आना, तब्दीली आना। अराउंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर आप लोगों के पास 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो आप लोगों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरीके से रिफॉर्म होती है ये आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। वट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इन इज दिस, वो कहता है कि कौन सी सेल साइकिल की स्टेज है जहाँ पर ये सारा काम हो रहा हो कि 2 सेट्स हों क्रोमोसोम के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर रिफॉर्म हो रही हो। आप सोचे क्या एनाफेज में ऐसा होता है, क्या प्रोफेज में ऐसा होता है, क्या टीलोफेज में ऐसा होता है, या मेटाफेज में ऐसा होता है? बिल्कुल, एमसीक्यूज भी यहाँ पर भी आपका ठीक होगा। टीलोफेज में ऐसा होता है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी होती है वैसी रही होती है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो इसकी बात करें कि जो आप लोगों को इस तरीके से एग की शेप में, एक आप लोगों को ओवल शेप में जो नज़र आ रहा है ना सेल, इसकी बात हो रही है। क्या यहाँ पर कोई चेंजिंग आई है? क्या यहाँ पर कोई चेंजिंग आई है? दिस इज़ प्रोफेज, दिस इज़ मेटाफेज, दिस इज़ एनाफेज। तीनों में तो आप लोगों को ये जो एक शेप है ये सेम नज़र आ रही होगी। बट जब हम टीलोफेज की बात करते हैं, क्या यहाँ पर ये शेप ऐसी रही है? नहीं, ये तो आपस में इस तरीके से रोटेट हो गई है ना, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है टीलोफेज। टीलोफेज का मतलब ये है कि यहाँ पर आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हुई है, चेंज हुई है। यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपको कहता है कि ये सिर्फ टीलोफेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये आप लोगों के पास एग्जैक्ट और आप लोगों का आंसर था। MCQ 6 के अंदर ये है कि हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस, वो कहता है कि सेंट्रोसोम जो है ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना बताया गया है कि सेंट्रोसोम जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है माइटोसिस में। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूशन करना, शामिल होना, ठीक है, किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना। तो सेंट्रोसोम पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते क्योंकि आप इसको चैप्टर 3 के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ पूरा टॉपिक था वहाँ पर पढ़ कर आ चुके हैं। लेकिन सेंट्रोसोम का हिस्सा लेना माइटोसिस में मतलब ये है कि ज़्यादातर ये क्या करता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन के साथ साथ जितने भी आप लोगों के स्पिंडल वगैरह होते हैं उसकी फॉर्मेशन वगैरह करवाता है, ठीक है, माइटोसिस के अंदर, ठीक है। माइटोसिस में उसने पूछा है कंट्रीब्यूशन बताएं सेंट्रोसोम की, तो ये मेक यानी कि बनाता है माइटोटिक स्पिंडल को। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी ठीक होगा क्योंकि या तो इसका डी है, इसका सेल डिवीजन इसका फंक्शन होता है, या फिर ये स्पिंडल फॉर्मेशन इसका फंक्शन होता है। तो इसलिए हमारे पास जितनी बाकी MCQ जैसे डुप्लीकेट्स, ऑर्गेनेलिज या DNA की रेप्लिकेशन या न्यूक्लियर, मतलब ये सारे तीनों MCQs गलत होंगे और ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। यहाँ से लगातार आपके MCQs जो हैं इनमें बी ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर 7 है कि सेंट्रोसोम्स मेक माइटोटिक स्पिंडल इन, ठीक है, वही बात कि सेंट्रोसोम ने 2 काम तो करने हैं, सेल डिवीजन भी करवाना है, करनी है, और साथ में हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल भी बनाने हैं। मेक का मतलब होता है ना बनाने हैं। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि ये जो सेंट्रोसोम है ये माइटोटिक स्पिंडल किस में बनाता है? क्या प्लांट सेल में बनाता है, क्या एनिमल सेल्स में बनाता है, या प्रोकैरियोटिक सेल्स में बनाता है, या सब में बनाता है, ऑल ऑफ दीज? तो आप इसमें कहेंगे भाई सेंट्रोसोम माइटोटिक स्पिंडल को एनिमल सेल में बनाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट तो इसमें बिल्कुल ही गलत होगा, ऑल ऑफ दिस भी बिल्कुल गलत होगा। प्लांट सेल में डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। तो आप लोगों का एनिमल सेल जो ऑप्शन है ये ठीक होगा, आपकी बुक का ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो आपका 8 MCQs है उसके अंदर ये बताया गया कि एन ऑर्गेनिज्म, एक समझने एक जानदार हैज़ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसके पास 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। पेयर का मतलब होता है ना जोड़ा, जैसे आपके शूज़ के 2 पेयर्स होते हैं, आपके सॉक्स के 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि जो पेयर का मतलब होता है जो 2 चीज़ें होती हैं, ये 4 पेयर्स है क्रोमोसोम के, ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में 8 क्रोमोसोम है। आफ्टर म्योसिस वन के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, बात हो रही है हाउ मैनी, कितने, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिड्स, ठीक है। क्रोमोसोम के साथ जो अटैचमेंट, ऐसे समझ, जैसे क्रोमोसोम के जो बाजू होते हैं, दिस आर नोन एज क्रोमाटिड्स। मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता रही हूँ कि आप कहीं पता नहीं क्रोमाटिड्स क्या नई चीज़ आ गई है, ठीक है। जो क्रोमोसोम के साथ क्रोमाटिड्स अटैच होते हैं उसकी बात हो रही है। सेंट्रोमेयर के साथ, बेसिकली क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ, सेंटर में जो होता है ना उसके साथ जो उसके, ऐसे समझ जैसे उसके बाजू होते हैं, दीज आर नोन एज क्रोमाटिड्स, विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। वो कहता है कि हर एक डॉटर सेल में जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमाटिड्स, हाउ मैनी, कितने होते हैं, लेकिन आफ्टर म्योसिस वन 4 पेयर्स आपको बता रहा है वो क्रोमोसोम के। सिंपल है, थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ना आप लोगों ने बस एक सिंपल फार्मूला जो होता है ना आप लोगों के पास 2n,
ठीक है, ये आप लोगों ने सिंपल अपने माइंड में रख लेना है। अब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी एन नंबर, किसका नंबर, क्रोमोसोम का नंबर या फिर क्रोमेटिड का नंबर। तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे आपको कितना दिया गया, 4 पेयर दिए गए हैं। मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 8, यानी कि मेरे पास यहाँ पर टोटल 8 क्रोमोसोम है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन आपका बी बनता है। अब आप सोचते होंगे कि बी पता नहीं कैसे ठीक ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपके क्रोमोसोम जो हैं वो आपके पास 8 है, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऊपर भी आपको बता कर आई हूँ, यहाँ पर म्यूसिस की बात हो रही है, म्यूसिस 1 के बाद की, म्यूसिस 1 हो या म्यूसिस 2 हो, बात तो म्यूसिस की हो रही है ना। एक बात याद आप लोगों ने हमेशा रखनी है कि म्यूसिस की अगर हम लोग बात करें तो म्यूसिस के अंदर क्रोमोसोम हमेशा हाफ होते हैं। तो ये जो 8 क्रोमोसोम है, इसका हाफ होना चाहिए, बिल्कुल इसका हाफ हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन बी के अंदर 4 क्रोमोसोम आपके पास है, लेकिन आप कहेंगे फिर ऑप्शन सी के अंदर भी तो 4 क्रोमोसोम है, फिर वो क्यों नहीं ठीक है। हमने क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स दोनों को देखना है, दोनों का पूछ रहा है वो हाउ मैनी। तो क्रोमेटिड्स की अगर हम लोग बात करें तो हमने कहा कि क्रोमेटिड्स 8 है, ये भी आपको बता देती हूँ किस तरीके से क्रोमेटिड्स 8 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं। तो हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। म्यूसिस 1 की अगर हम बात करें तो हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्या होते हैं, हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे 8 क्रोमोसोम थे, लेकिन हमारे पास क्रोमोसोम का क्या रह गया, हाफ रह गया, 4 क्रोमोसोम हमारे पास रह गए हैं। अगर हम हर क्रोमोसोम की बात करें, क्योंकि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम पर 4 क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो टोटल 2-2 करते जाए तो हमारे पास क्रोमोसोम कितने हैं, 4, और 4 क्रोमोसोम पर कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2। यही वाला फार्मूला यूज़ होगा 2n वाला, ठीक है। ये वैसे आपने अपने आसानी के लिए याद रखना है। अब मेरे पास क्या है, 2 क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। और हमारे पास क्रोमोसोम कितने थे, 4 क्रोमोसोम थे और 2-2 क्रोमेटिड्स से। तो मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 8 आंसर में आ जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम 4, क्रोमेटिड्स मेरे पास 8, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये है, विच इज़ एमसीक्यूज नंबर 9, विच इवेंट इज़ यूनिक इन म्योसिस बट नॉट इन माइटोसिस। वो कहता है कि म्योसिस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिक हो लेकिन वो माइटोसिस के अंदर नहीं हो। ये सब कुछ तो माइटोसिस में होता है ना, बाकी ए, बी और डी वाला, लेकिन जो सी में क्रॉसिंग ओवर है ये आपने देखा होगा, पूरे माइटोसिस वाले टॉपिक में भी कहीं पर भी क्रॉसिंग ओवर हो रही हो, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, और ये हमारे पास किस में होता है, म्योसिस में होता है, बट नॉट इन माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस में नहीं होता। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों बिलाखिर आपका लास्ट एमसीक्यूज आ गया, विच इज़ एमसीक्यूज नंबर 10, वाई इज़ म्योसिस 2 नेसेसरी आफ्टर म्योसिस 1। वो कहता है कि म्योसिस 1 के बाद ही क्यों म्योसिस 2 ज़रूरी होती है, ठीक है। आपने देखा ना, पहले म्योसिस 1 देन म्योसिस 2, तो वो यही बात करता है कि म्योसिस 1 कंप्लीट होने के बाद म्योसिस 2 क्यों इतनी ज़रूरी होती है, टू रेप्लिकेट क्रोमोसोम, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर, और सी में वो कहता है टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। सी आप लोगों के पास यहाँ पर आपका ठीक आंसर है, ठीक है, कि क्रोमोसोम का जो हमारे पास जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स का फ़र्क आपको पीछे बता भी दिया है। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं म्योसिस 1 के बाद, आफ्टर म्योसिस 1, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन या फिर क्रोमोसोम का नंबर ये म्योसिस 1 में ही रिड्यूस हो जाता है। टू इंश्योर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इंश्योर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को यकीनी बनाना, किसको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को, मतलब डीएनए वगैरह को, ये भी सब म्योसिस 1 में हो जाता है। लेकिन आफ्टर म्योसिस 1 के बाद म्योसिस 2 के अंदर जो ज़रूरी चीज़ होती है वो यही होता है कि टू सेपरेट करना सिस्टर क्रोमेटिड्स को। ऑप्शन सी इज़ योर राइट वन आंसर। यहाँ पर हमारा लेक्चर भी ख़त्म होता है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।